नमस्कार मित्रों, मैं अखिलेश उपाध्याय यूथ कंपटीशन टाइम प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग जो अपने एनसीईआरटी पुस्तक को देख रहे हैं उसमें हम लोगों ने 5 अध्याय तक ख़त्म कर लिया है। उसके 6वें अध्याय में आज प्रवेश करने चल रहे हैं और यह देखें कि हमारे टीजीटी पीजीटी में हमसे कितने बेहतरीन प्रश्न पूछे गए हैं। हम लोग जो है उसको देखते हैं और ये 6वां अध्याय हमारा न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे कि न्यायपालिका में कितने बेहतरीन प्रश्न हमारे जो है टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछे गए हैं, उसका सही उत्तर क्या हो सकता है और हमारी यह एनसीईआरटी पुस्तक हमारे आपके एग्ज़ाम में कितनी सहायक हो सकती है। आइए इन सभी बातों को देखने चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये देखिए, अब इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हमसे पूछा जा रहा है और विकल्प में दिए प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, भारत का राष्ट्रपति, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार में पूछा गया है, ठीक है ना, 2023 में पूछा गया टीचिंग वाले एग्जाम में। तो ध्यान देना, अब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पूछ रहे हैं कि कौन करता है। तो ध्यान देना, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। आपके इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के भाग 5 में, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय इसका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक में है, ठीक है ना। उसमें अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक में है। 124 में कहा गया है, 124(2) में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और फिर सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करेगा, ठीक है ना। हाँ, ये बात कहा गया है। तो ध्यान देना, जब मूल संविधान हमारा बना हुआ था, मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश, टोटल 8 न्यायाधीश थे। लेकिन वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश, यानी टोटल 34 न्यायाधीश हैं। और ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया थे और वर्तमान समय में आपके कौन है? खन्ना साहब हैं, ठीक है ना। चलिए आगे ले चलते हैं। आपको पूछा गया है, मशहूर केशवानंद भारती मुकदमा किस बारे में है? मशहूर केशवानंद भारती मुकदमा इतना चर्चित केस है, देख रहे हैं ना, कोई एग्जाम ऐसा नहीं बच रहा है जिसमें इसको ना पूछे। मशहूर केशवानंद भारती मुकदमा किस मामले में है? संसद और कार्यपालिका के बीच, ठीक है ना, संबंध के बारे में। दूसरा दिया है न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संबंध के बारे में। तीसरा दिया कार्यपालिका और राज्यों के बीच संबंध के बारे में। और चौथा दिया हुआ है आपका संसद और न्यायपालिका के बीच संबंध, ठीक है ना, संसद और न्यायपालिका के बीच संबंध। ये देखिए, आपका उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? ये संसद और न्यायपालिका के बीच, संसद और न्यायपालिका के बीच संबंध के बारे में है ये मुकदमा। ये देखो, केशवानंद भारती का ये जो केस गया था, कब गया था? 1973 में, ठीक है ना। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है ना। इसी मामले में ये देखो, संसद और न्यायपालिका के बीच संबंध के मामले में है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वाले मामले में 73 में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो है पूर्व के निर्णय को, देखो, जब 1960 में बेरूबारी यूनियन का मामला गया था, बेरूबारी यूनियन बनाम भारत संघ के मामले में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन ये जब केशवानंद भारती का केस गया 1973 में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के निर्णय को, यानी जो बेरूबारी में दिया था 1960 में, अपने पूर्व के निर्णय को पलटते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है
और इसी मामले में यह भी निर्णय दिया कि चूंकि प्रस्तावना संविधान का अंग है, अतः इसमें भी अनुच्छेद 368 के तहत कोई भी संशोधन हो सकता है। लेकिन चेतावनी देते हुए कहा कि संशोधन तो हो सकता है, लेकिन ऐसा संशोधन नहीं हो सकता है जो संविधान के मूलभूत ढांचे में, आधारभूत ढांचे में, बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट करता हो। ऐसा संशोधन नहीं हो सकता है। यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए इसमें भी संशोधन हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा संशोधन नहीं हो सकता है जो संविधान के मूलभूत ढांचे को नष्ट करता हो। यही केशवानंद भारती का केस ऐसा रहा जिसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने मूलभूत ढांचा शब्द का उपयोग किया है। तो ध्यान देना, इसी में इसने कहा कि जो है संविधान प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है। ठीक है ना। तो ये मामला कहाँ से कहाँ तक था? संसद और न्यायपालिका के बीच का। ठीक है ना। आगे चलिए, पूछा गया है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी दिए गए फैसले या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति है। अच्छा, समीक्षा करने की शक्ति, समीक्षा यानी रिव्यू का अधिकार। ठीक है ना। क्या? ये देखिए, रिव्यू जजमेंट, रिव्यू यानी जजमेंट प्रोवाइड और ऑर्डर मेड बाय इट। ठीक है ना। हाँ, तो ध्यान देना कि पूछ रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी दिए गए फैसले आदेश की समीक्षा करने की शक्ति है। 137, 144, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 42 डीएसएसबी में पूछा है, टीजीटी में। ठीक है ना। तो ध्यान देना, ये समीक्षा करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 137 के तहत प्राप्त है। ठीक है ना। तो ध्यान देना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास दिए गए फैसले या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति है। अभी आपको बताया ना, जैसे देखिए बेरूबारी यूनियन बनाम भारत संघ का मामला कब गया था सुप्रीम कोर्ट में? 1960 में। बेरूबारी यूनियन बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। अब यह निर्णय दे दिया था 1960 में, लेकिन अपने ही दिए गए निर्णय का फिर से इसको समीक्षा करने का, फिर से इसको रिव्यू करने का अधिकार है। अपने ही दिए गए निर्णय की फिर से समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। तो 1960 में देखिए बेरूबारी यूनियन के मामले में निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन आगे चलकर जब 1973 में केशवानंद भारती का मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के निर्णय का समीक्षा करते हुए, पूर्व के निर्णय को पलटते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। और इसी मामले में अभी कहा चूंकि प्रस्तावना संविधान का अंग है, अतः इसमें भी अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन हो सकता है, लेकिन ऐसा संशोधन नहीं हो सकता है जो संविधान के मूलभूत ढांचे को नष्ट करता हो। तो ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट अपने ही दिए गए पूर्व के निर्णय की समीक्षा यानी रिव्यू कर सकता है, लेकिन शर्त केवल इतनी है कि जितने न्यायाधीशों की बेंच ने पिछला निर्णय दिया है, रिव्यू करते समय, समीक्षा करते समय उससे अधिक न्यायाधीशों की बेंच बैठनी चाहिए। तो देख रहे हैं ना, केशवानंद भारती वाले केस में अब तक का सबसे अधिक न्यायाधीशों की बेंच बैठी है, 13 न्यायाधीशों की बेंच। ठीक है ना। तो ध्यान देना, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे ले चलते हैं। पूछा गया है कि 1980 के दशक की शुरुआत में सर्वोच्च न्यायालय के न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए तैयार किए गए तंत्र की पहचान करें। ठीक है ना। एफआईआर यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट, ला फौजदारी कानून, जनहित याचिका। ठीक है ना। एसएएल। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? अब देखो कहाँ पूछा, डीएसएसबी में पूछा है, टीजीटी में पूछा है 2018 में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जनहित याचिका पीआईएल। पीआईएल देखो, पीआईएल आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, पीआईएल।
PIL का मतलब क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है ना। PIL का संवैधानिक आधार क्या है? अनुच्छेद 32(2) है, ठीक है ना। अनुच्छेद 32, ठीक है ना, अनुच्छेद 32(2) है इसका संवैधानिक आधार जनहित याचिका का, PIL का। और ध्यान देना, जनहितवाद का इसका प्रतिपादन किसने किया? इसका प्रतिपादन न्यायमूर्ति PN भगवती ने किया है। न्यायमूर्ति PN भगवती, PN भगवती ने किया है, PN भगवती ने किया है। ध्यान देना, जनहित याचिका क्या है? ध्यान देना, जनहितवाद का प्रतिपादन किसने किया है? PN भगवती ने। कब किया है? पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ का मामला जब 1980 में गया था, तो पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ के मामले में 1980 में PN भगवती ने जनहितवाद का प्रतिपादन किया, PIL का प्रतिपादन किया। अब इसमें हुआ क्या? दरअसल जब तक जनहितवाद का प्रतिपादन नहीं हुआ था, तब तक क्या होता था? जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, जिस संस्था के विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, जब वही व्यक्ति न्यायालय में जाके आवेदन या समावेदन करता था, तब न्यायालय उसके मौलिक अधिकारों के, विधिक अधिकारों के, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए रिट निकालता था। लेकिन जनहितवाद के प्रतिपादन के बाद से, और जनहितवाद का प्रतिपादन किसने किया? PN भगवती ने। कब किया? 1980 में, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स के मामले में। जनहितवाद के प्रतिपादन के बाद से अब यह व्यवस्था हो गई है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, किसी संस्था के विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, और वह व्यक्ति या वह संस्था अपनी असमर्थता के कारण, अपनी निर्धनता के कारण, अपनी अस्वस्थता के कारण, अपनी अपंगता के कारण न्यायालय में जाने में असमर्थ है, तो उस व्यक्ति का कोई मित्र, रिश्तेदार, शुभचिंतक या मित्र अगर एक पत्र के माध्यम से भी न्यायपालिका को सूचित कर देता है, तो उसका वह पत्र रिट पिटीशन की तरह स्वीकार किया जाएगा और उस व्यक्ति या संस्था के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। लेकिन ध्यान देना, PN भगवती ने चेतावनी देते हुए कहा, न्यायालय ने चेतावनी देते हुए कहा कि यह किसी पूर्वाग्रह से या राजनीतिक भेदभाव से ग्रसित नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह व्यक्ति जो है दंड का भागीदार होगा। तो ध्यान देना, 1980 के दशक की शुरुआत में सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच बढ़ाने के लिए तैयार किए गए तंत्र की पहचान हम लोग किस रूप में करेंगे? PIL के रूप में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में। हम लोगों का उत्तर क्या सही हो जाएगा? C सही हो जाएगा। आगे ले चलते हैं। उस स्थान का नाम क्या है जहां असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के जैसे पूर्वोत्तर के 4 राज्यों का उच्च न्यायालय स्थित है? दिसपुर में, कोहिमा में, नागालैंड में, गुवाहाटी में। जी साहब, गुवाहाटी में। इसी गुवाहाटी में पूर्वोत्तर के 4 राज्यों का क्या है? उच्च न्यायालय स्थित है। किसका किसका? असम का, नागालैंड का, मिजोरम का, अरुणाचल प्रदेश का। सबका उच्च न्यायालय कहाँ है? गुवाहाटी में है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय पे लोड ज़्यादा था, इसके पहले तो और ज़्यादा था, लेकिन अब तो कुछ न्यायालय बना के इसके लोड को कम किया गया। तो सभी का चारों का कहाँ है? गुवाहाटी में। उसका उत्तर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। आगे ले चलते हैं। पूछा गया है दिल्ली में उच्च न्यायालय किस वर्ष अस्तित्व में आया? DSSB में दिल्ली उच्च न्यायालय के बारे में भी पूछ रहा है और दिल्ली TGT में भी पूछ रहा है। गजब, बहुत सही। दिल्ली उच्च न्यायालय किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1947 में, 1966 में, 1951 में, 1954 में। कब आया है? 1966 में। ध्यान देना, कब आया? दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? 1966 में हुई है। और ध्यान देना, केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक तो, जब तक जम्मू कश्मीर नहीं बना था केंद्र शासित प्रदेश, तब तक तो एक ही केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली ऐसा था जिसके पास अपना खुद का उच्च न्यायालय था। लेकिन अब आज के डेट में अब क्या है? जम्मू कश्मीर और दिल्ली 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं जिसके पास अपना खुद का उच्च न्यायालय है। तो जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? 1966 में हुई है। ठीक है ना। आइए ले चलते हैं आपको आगे। ठीक है ना। पूछा गया है
कि कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय डॉट डॉट के रूप में विशेष आदेश दे सकता है। किसके रूप में? याचिका के रूप में, जिसे रिट्स कहते हैं, ठीक है ना, अपीलीय, सलाहकार, ठीक है ना, और क्या है, सरकारी आदेश, डीएसएसबी में पूछा, टीजीटी में पूछा है। तो ध्यान देना, कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और सर्वोच्च न्यायालय डॉट डॉट के रूप में विशेष आदेश दे सकता है। किसके रूप में? रिट के रूप में, रिट के रूप में या याचिका के रूप में। ये देखो यहाँ क्या भरना है, रिट या याचिका के रूप में। अब ध्यान देना कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आप अनुच्छेद 32 पढ़ते हैं ना, ये देखो अनुच्छेद 32(1) के तहत मौलिक अधिकारों के लिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका में समावेदन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 32(2) के अंतर्गत न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट विभिन्न 5 प्रकार की रिटें निकालकर मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। 5 प्रकार। अनुच्छेद 32(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट निम्नलिखित 5 प्रकार की रिटें निकालकर मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। और ध्यान देना, अनुच्छेद 226 के तहत ठीक यही 5 प्रकार की रिटें इसी नाम से निकालकर हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। इसीलिए मौलिक अधिकारों के का संरक्षक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों को माना जाता है। तो देखो यहाँ आपका सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32(1) के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका में समावेदन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 32(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट विभिन्न 5 प्रकार की रिट यानी याचिका, 5 प्रकार की रिटें निकालकर मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, जिसमें पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइबियस कॉर्पस। हाइबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर उपस्थित करना, ठीक है ना। यह रिट न्यायालय द्वारा बंदी बनाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है और कहा जाता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को एक निश्चित अवधि में एक निश्चित स्थान पर सशरीर उपस्थित करे और बंदी बनाए जाने के कारणों से न्यायालय को तत्काल अवगत करे। यदि बंदी बनाए जाने का कारण अवैध है तो न्यायालय उसे तुरंत रिहा कर सकती है। यह रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट सबसे पुरानी रिट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को निजी स्वतंत्रता का व्यक्तिगत आधार, निजी स्वतंत्रता का आधार कहा जाता है, ठीक है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क कहा जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को बिना जो है बिना मुकदमा चलाए मैक्सिमम 3 महीने तक रखा जा सकता है, ठीक है ना। और दूसरी रिट यानी पहली रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है, दूसरी रिट है परमादेश रिट। परमादेश रिट, परमादेश रिट जो है, परमादेश रिट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैंडमस। मैंडमस का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। यह रिट न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक व्यक्ति को उसके दायित्व एवं कर्तव्यों का निर्वहन कराने के लिए जारी किया जाता है, ठीक है ना। और ध्यान देना, यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति भी सार्वजनिक कार्यों में लगा हुआ है तो उसके विरुद्ध भी यह रिट जारी किया जा सकता है, लेकिन अपवाद स्वरूप इस रिट को राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है, लेकिन भारत सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ इसे जारी किया जा सकता है। और तीसरी रिट क्या है? प्रतिषेध रिट है। प्रतिषेध रिट जिसे इंग्लिश में कहते हो प्रोहिबिशन, ठीक है ना। प्रोहिबिशन का अर्थ होता है मना करना। यह रिट वरिष्ठ न्यायालय द्वारा कनिष्ठ न्यायालय को उस समय जारी किया जाता है जब उसके समक्ष कोई ऐसा मामला लंबित हो जिस पर सुनवाई करने का अधिकार उसे ना हो, ठीक है ना। और चौथी रिट आपका है उत्प्रेषण रिट, जिसे आप क्या कहते हो? सर्टियरी कहते हो। सर्टियरी का शाब्दिक अर्थ होता है पूर्णतया सूचित करना, ठीक है ना। यह रिट भी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा कनिष्ठ न्यायालय को जारी किया जाता है उस समय जब कनिष्ठ न्यायालय ने किसी ऐसे मामले पर सुनवाई करके कोई फैसला दे दिया हो जिस पर सुनवाई करने का अधिकार उसे ना हो, ठीक है ना। और देखो पांचवी रिट है अधिकार परीक्षा रिट। अधिकार परीक्षा रिट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वारंटो। क्वारंटो यह रिट न्यायपालिका द्वारा उस समय जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति ने किसी ऐसे पद को ग्रहण कर लिया हो जिसे ग्रहण करने का अधिकार वह न रखता हो, तब
अधिकार परीक्षा रेट क्वारंटो जारी किया जाता है। ध्यान देना। तो ये 32 के तहत ये क्या है, याचिका, इसमें आपका सही हो जाएगा, आपका उत्तर ए सही हो जाएगा। आगे ले चलते हैं। पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता से संबंधित है। ठीक है ना। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता से संबंधित है। तो आपका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 134। यही आपका अपीलीय अधिकारिता से संबंधित है। अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 134, अनुच्छेद 136, ये सब क्या है, अपीलीय अधिकारिता से संबंधित है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यही डी वाला सही हो जाएगा। आगे ले चलते हैं। पूछा गया है लोक अदालतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, किसके बारे में, लोक अदालत के बारे में विचार करवा रहे हैं हमसे आपसे। तो ध्यान देना, यह क्या है, एक सस्ती न्यायिक सेवा है। बिल्कुल बात सही है। ठीक है ना, विचार कर रहे हैं तो यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है, इसमें कोई दो राय नहीं। यह एकल पेशी विवाद निवारण करता है। बिल्कुल बात सही है। यह त्वरित न्याय देता है। ये भी बात सही है। सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है। बिल्कुल बात सही है। यह सर्वोच्च न्यायालय है। ये तो बात सही नहीं है। लोक अदालत सर्वोच्च न्यायालय नहीं है लड़कों। ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला उत्तर, यह 5 नंबर गलत है। बाकी सही उत्तर चुनना है। तो बाकी चारों सही है, जिसमें 1 2 3 4 होगा वही आपका उत्तर होगा। तो इसमें क्या है, 2 3 4 5 है, ये नहीं होगा। इसमें 3 4 5 है, ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 आपका यही है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। आपका उत्तर क्या होगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है ना। आगे ले चलते हैं। आपको पूछा गया है कि भारत का उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया। तो ध्यान देना, भारत का उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1961 को, 2 अक्टूबर 1952 को, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कहाँ पूछा है, बिहार में पूछा है, टीचर वाले एग्जाम में 2023 में। अब ध्यान देना, भारत का उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया। तो ध्यान देना, भारत के जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, तो इसी दिन उच्चतम न्यायालय भी अस्तित्व में आ गया। ठीक है ना। यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन उच्चतम न्यायालय की प्रथम बैठक या उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ, 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को। ठीक है ना। तो ध्यान देना, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई है, 26 जनवरी 1950 को। और उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन या उच्चतम न्यायालय की प्रथम बैठक कब हुई है, 28 जनवरी 1950 को। तो आपसे पूछ रहे हैं कब अस्तित्व में आया, कब स्थापना हुआ। तो 26 जनवरी 1950 आपका किसी भी विकल्प में है नहीं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में कोई नहीं। ठीक है ना। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगर 26 जनवरी 1950 किसी विकल्प में होता, कब अस्तित्व आया, तो आप बता देते। ठीक है ना। और ध्यान देना, अब उच्चतम न्यायालय का मतलब क्या, भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय। ये देखो, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सन 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे महोदय थे। अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड करके थे। लेकिन ध्यान देना, ये भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था। क्यों, क्योंकि इसके विरुद्ध अपील ब्रिटेन स्थित प्रीवी काउंसिल में हो सकती थी। और आगे चलकर जब भारत शासन अधिनियम 1935 आया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत सन 1937 में दिल्ली में, 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में एक संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गवेयर थे। लेकिन यह भी भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था। क्यों, क्योंकि इसके विरुद्ध अपील ब्रिटेन स्थित प्रीवी काउंसिल में हो सकती थी। आगे चलकर जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो ये देखो, ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल में अपील करने की व्यवस्था को समाप्त करके उसी फेडरल कोर्ट को, संघीय न्यायालय को
1950 में क्या कर दिया गया, भारत का सुप्रीम कोर्ट घोषित कर दिया गया और उसी को भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय घोषित कर दिया गया। यानी आज का जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है यही आपका शुद्ध सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मतलब सबसे बड़ी कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, अंतिम अपीलीय न्यायालय, यानी जिसके विरुद्ध हम और कहीं अपील ना कर सके। तो वर्तमान का जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है और इसका स्थापना हुआ 26 जनवरी 1950 को और इसका उद्घाटन हुआ 28 जनवरी 1950 को। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश से हीरालाल जेकानिया, वर्तमान समय में आपके खन्ना साहब हैं। आगे देखिए, चलिए पूछा गया है अगला, सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ... का सबूत पेश करने पर ही निष्कासित किया जा सकता है। निर्णय हेतु लंबित मामलों को धारित करने, निर्णय हेतु लंबित मामलों को धारित रखने, बहुत कम उपस्थिति, कोई गलत निर्णय देने, अच्छा दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता। ये देखो सबसे अच्छा विकल्प आपका क्या मिल गया, दुर्व्यवहार एवं अक्षमता। तो देखो चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो लड़कियों, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो चाहे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय, इनको इनके पद से कैसे हटाया जा सकता है, साबित कदाचार। साबित कदाचार का मतलब होता है गलत व्यवहार, जिसको आप दुर्व्यवहार कहते हो। साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर, असमर्थता यानी अक्षमता, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय और मुख्य न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित एक संकल्प पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। तो आपसे पूछ रहे हैं ना, सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, ये देखो, दुर्व्यवहार और अक्षमता के सबूत के पेश करने पर ही निष्कासित किया जा सकता है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे ले चलते हैं। पूछा गया है आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आधारभूत संरचना, अच्छा यानी बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। हाँ ये देखो बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब ध्यान देना, आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह एक भारतीय न्यायिक सिद्धांत है, बिल्कुल, ठीक है ना। दिस इज एन इंडियन जुडिशियल प्रिंसिपल, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। और यह सिद्धांत केशवानंद भारती के केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित है, बिल्कुल बात सही है। केशवानंद भारती केस में ही सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत संरचना या आधारभूत ढांचा का उपयोग किया है, बात किया है। यानी बेसिक स्ट्रक्चर शब्द का प्रयोग सबसे पहले केशवानंद भारती के मामले में किया और केशवानंद भारती का मामला कब गया था, 1973 में गया था, ठीक है ना। और क्या है, यह सिद्धांत केवल संवैधानिक संशोधन पर लागू होता है, नहीं भाई, ठीक है ना। उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। अच्छा ये बात है, इस तरीके का चुनना है। तो ये देखो, तो ये भी बात सही है कि यह एक भारतीय न्यायिक सिद्धांत है और यह केशवानंद भारती केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित है। तो दोनों बातें सही है। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक वाला विकल्प सही हो जाएगा। आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा, डी सही होगा। आगे ले चलते हैं। पूछा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद भारतवर्ष के अंतर्गत निम्न में से किसके द्वारा निर्णित किए जाते हैं, संसद के द्वारा, ठीक है ना। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद, अच्छा, संसद के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार में पूछा है, बीपीएससी में पूछा गया है, रे एग्जाम में पूछा गया 2024 में। और प्रश्न बहुत बढ़िया पूछे हैं। क्या पूछे हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद भारत वर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्णित किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णित किए जाते हैं। ध्यान देना,
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को छोड़कर बाकी सारे चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा करने का अधिकार किसको है? हाई कोर्ट को है। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा करने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को है। चुनाव के विवाद या कोई संदेह कुछ भी हो, ये देखो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 है, यानी अनुच्छेद 71 है, ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के ऊपर लागू होता है। अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन को केवल निर्वाचक मंडल में शामिल सदस्यों या उम्मीदवार के रूप में खड़ा व्यक्ति ही केवल उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे सकता है, और इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा। यदि उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद को अवैध घोषित कर दिया तो भी इसके पूर्व इनके द्वारा किए गए सारे कार्य वैध माने जाएंगे। तो ध्यान देना कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा केवल सुप्रीम कोर्ट करता है, केवल, चाहे राष्ट्रपति का हो चाहे उपराष्ट्रपति का हो। और ध्यान देना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों के मामले में याचिका कौन दायर कर सकता? केवल दो लोग, एक तो उम्मीदवार के रूप में खड़ा व्यक्ति और दूसरा निर्वाचक मंडल में शामिल सदस्य। और कहाँ करेगा रेट? केवल सुप्रीम कोर्ट में, और कोई नहीं। अब आपसे वही पूछा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद भारतवर्ष के अंतर्गत किसके द्वारा निर्णित किए जाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय यही मुस्कुरा रहा है, यही आपका उत्तर होगा। यह बात अनुच्छेद 71 में है। आगे ले चलते हैं। पूछा गया है कि जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? अच्छा, प्रधानमंत्री करता है, मंत्रिमंडल करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है ना। अब ध्यान देना कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 124(2) के तहत करता है, ठीक है ना। जो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है भारतीय संविधान के कहाँ है? भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, शक्तियों, क्षेत्राधिकार आदि का विस्तृत विवेचन किया गया है। अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट में कई न्यायाधीश होंगे, यह संख्या निर्धारित नहीं है। 124 में कहा गया सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होंगे। और ध्यान देना, इसी में आगे कह दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसको है? संसद को। इसी में आगे कह दिया गया, यानी 124 में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होंगे। इसी में आगे कह दिया गया है कि संसद समय समय पर विधि बनाकर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित कर सकती है। तो ध्यान देना, मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश, टोटल 8 न्यायाधीश थे। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश, यानी टोटल 34 न्यायाधीश हैं। तो ध्यान देना, अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। तो ध्यान देना, चाहे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पूछे चाहे अन्य न्यायाधीशों की, करेगा कौन? राष्ट्रपति। और आपसे पूछा क्या गया है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। जब सी विकल्प में मुस्कुरा रहा है तुरंत यही आपका उत्तर हो जाएगा। आगे ले चलते हैं, ठीक है ना। ये देखिए पूछा क्या गया है, ठीक है ना। पूछा गया है, नीचे 2 कथन दिए गए, ध्यानपूर्वक पढ़ें और विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें, ठीक है ना। पहला है, जनहित याचिकाओं ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी की है। बिल्कुल बात सही है, ठीक है ना। और सही उत्तर चुनना है तो पहला कथन तो लड़कों सही है। पहला कथन क्या है? जनहित याचिकाओं ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी की है। दूसरा क्या है? विचाराधीन कैदियों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमा चला
जो पहली जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुई। ये तो दूसरा कथन भी सही है। तो आपका उत्तर, क्योंकि विचाराधीन कैदियों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमा चला जो पहली जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुई। बात ये भी सही है, बात ये भी सही, पहला दूसरा दोनों सही है। तो जिसमें दोनों सही वाला विकल्प होगा वही आपका उत्तर है। कथन एक और कथन दो दोनों गलत है, ये नहीं होगा। कथन ये सही, आर दोनों गलत है, नहीं। तीसरा क्या है, ये गलत है, आर सही, ये भी नहीं। कथन एक और कथन दो दोनों सही है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा लड़कों। क्या हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा, डी वाला आपका विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, आगे ले चलते हैं। पूछा गया है, निम्न में से कौन से प्रावधान भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्रता हेतु पाए जाते हैं। कौन है। पहला है, न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संचित नीति पर भारित होते हैं और वे पदावकाश ग्रहण करने के उपरांत वकालत नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बात सही है, ठीक है ना, एकदम सही है कि न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारत की संचित नीति पर भारित होते हैं और पदावकाश ग्रहण करने के उपरांत वह भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में वकालत कार्य नहीं कर सकते हैं। बात बिल्कुल सही है। दूसरा है, इनमें संवैधानिक नियुक्तियां होना, ये भी बात सही है। तीसरा क्या है, अपने न्यायिक व्यवहार के प्रति दृष्ट आलोचना से मुक्त होना, ये भी बात सही है। तो यानी ए वाला भी सही, बी भी सही, सी भी सही है। चौथे में डी में क्या दे रहे हैं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो लड़कों इसमें उत्तर आपका क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यही आपका उत्तर होगा। ठीक है ना, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे ले चलते हैं। पूछा गया है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने या प्रतिबंधित करने की शक्ति किसके पास सुरक्षित है। किसके पास, भारत के राष्ट्रपति के पास, राज्य के राज्यपाल के पास, संबंधित राज्य का विधानमंडल के पास। अच्छा, पूछा गया है भारत में उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने या प्रतिबंधित करने की शक्ति किसके पास है। भारत के राष्ट्रपति के पास, राज्य के राज्यपाल के पास, संबंधित राज्य का विधानमंडल के पास, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। ठीक है ना, किसके पास है, संसद के पास है। ठीक है ना, और संसद विकल्प में है नहीं, तो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार बढ़ाने या प्रतिबंधित करने की शक्ति किसके पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, राज्यपाल के पास नहीं है। ठीक है ना, राज्य विधानमंडल के पास नहीं है, किसके पास है, संसद के पास है। संसद विकल्प में नहीं है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। आगे ले चलते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता का सर्वोच्च सुरक्षा उपाय है। कौन सा स्वतंत्रता का सर्वोच्च सुरक्षा उपाय है, अब बताइए। पूछा गया है समाज के प्रतिबंध। ठीक है ना, समाज के प्रतिबंध स्वतंत्रता का सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय, समाज के प्रतिबंध। और क्या है दूसरे में, विधायिका में सकारात्मक विपक्ष। ठीक है ना। अच्छा, तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका, तो सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय, तो ये देखो इसमें अगर चुनना है आपको, तो स्वतंत्रता का सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय, तो आपका क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका ही हो जाएगी। आपका क्या होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है ना। हाँ, तो आपका इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि पूछ रहा निम्नलिखित में से स्वतंत्रता का सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय कौन है, तो आपका क्या हो जाएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है ना, स्वतंत्रता का सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय कौन है, स्वतंत्र न्यायपालिका। आगे ले चलते हैं। पूछा गया है निम्न में से भारत में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के बारे में कौन कथन सही है। सर्वोच्च न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट के बारे में कौन कथन सही है, यानी दोनों न्यायालयों के बारे में कौन सा कथन सही है। पूछा गया है इन न्यायालयों को संविधान की व्याख्या करने की शक्ति प्राप्त है।
है। इन न्यायालयों को संविधान की व्याख्या करने की शक्ति प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के बारे में पूछ रहा है, नहीं। देखो, सुप्रीम कोर्ट को तो संविधान की व्याख्या करने का है, शक्ति प्राप्त है, लेकिन हाई कोर्ट को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार नहीं है। देखो, संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा कथन देख लेते हैं। ये न्यायालय किसी भी विधायन या कार्यपालिका के कार्य की संवैधानिक वैधता का निर्धारण कर सकते हैं। ये तो बात सही है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों को है ये, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ये अधिकार है। तीसरा आपका क्या दे रहे हैं? उनके न्यायाधीशों को केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जा सकता है। ये भी बात सही है, ये भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के न्यायाधीशों पर लागू होता है। तो ये देखो, सी वाला और बी वाला, ये दोनों बातें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के कथन के बारे में सही है, ठीक है ना। तो आपका उत्तर उपर्युक्त में से एक से अधिक, यही वाला आपका सही हो जाएगा। आपका उत्तर क्या सही होगा? डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे ले चलते हैं। आपको क्या पूछ रहा है? पूछा है निम्नलिखित में से किस मामले में पहले संवैधानिक संशोधन को अदालत में चुनौती दिए जाने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संशोधन की शक्ति संसद की थी और यह शक्ति असीमित थी? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, और बेला बनर्जी और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, ठीक है ना। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं, बिहार में पूछा गया है। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? इसमें क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस मामले में पहले संवैधानिक संशोधन को अदालत में चुनौती दिए जाने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संशोधन की शक्ति संसद की थी और यह शक्ति असीमित थी? तो ये बात कहाँ है? 1951 में शंकरी प्रसाद वाले मामले में, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में यह बात, ये देखो, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में, ठीक है ना, के मामले में अदालत में चुनौती दिए जाने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संशोधन की शक्ति संसद की थी और यह शक्ति असीमित थी। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में यह बात माना था और यह मामला कब गया था? 1951 में, ठीक है ना। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे ले चलते हैं। पूछा गया है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक से भारत में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा किसी फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 136, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में कोई नहीं। इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 136। आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक से भारत में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा किसी फैसले के खिलाफ अपील करने की विशेष अनुमति दे सकता है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ये देखो, अनुच्छेद 32 दिया है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32(1) के तहत आपको बताया है, अनुच्छेद 32(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए समावेदन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 32(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट विभिन्न 5 प्रकार की रिटें निकालकर मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। और ये देखो, विकल्प में अनुच्छेद 226 दिया है। अनुच्छेद 32(2) के तहत जिन 5 प्रकार की रिटों को और जिस नाम से निकालकर सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत ठीक वही 5 प्रकार की रिटें और उसी नाम से निकालकर हाई कोर्ट भी मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। तो ध्यान देना, 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत निकालती है, 226 के तहत हाई कोर्ट जो है 5 प्रकार की रिटें मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए निकाल ही सकती है। साथ ही साथ अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट को स्वाविवेकी अधिकार प्राप्त है, यानी हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उन 5 रिटों के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु भी रिटें निकाल सकती है हाई कोर्ट, ठीक है ना। तो ये देखो,
अपने प्रश्न का उत्तर भी ख्याल रखना, दोनों विकल्पों से जुड़ी बातें भी ध्यान में रखना। आगे ले चलते हैं। पूछा गया नीचे दो वक्तव्य दिए गए, कथन को एक अभिकथन ए एवं दूसरे को कारण आर कहा गया है, ठीक है ना। अब पूछा गया है, पहला कथन है भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। अच्छा, बात सही है, ठीक है ना। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय देश के न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है, बिल्कुल बात सही है, ठीक है ना। ये देखो भारत में न्यायपालिका यानी दोनों सही है, ठीक है ना। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है, तो देखो भारतीय जो न्यायपालिका है वास्तव में दुनिया में जितने संघात्मक शासन प्रणाली वाले देश हैं, संघात्मक शासन प्रणाली में दोहरी न्यायपालिका पाई जाती है, एक संघ के लिए दूसरा राज्य के लिए। इसके विपरीत भारतीय न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत और एकहरा है, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय विद्यमान है, मध्य में उच्च न्यायालय विद्यमान है, आधार पर अधीनस्थ न्यायालय। यानी ऐसे देखो, यानी भारतीय न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत और एकहरा है, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय विद्यमान है, मध्य में उच्च न्यायालय विद्यमान है और आधार पर सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी अधीनस्थ न्यायालय विद्यमान है, ठीक है ना। यहाँ एससी का मतलब क्या, सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ एससी का मतलब क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, ठीक है ना। तो भारतीय न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत और एकहरा है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये उत्तर आपका ये कथन आपका सही। और सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन का नियंत्रण करता है, ये भी बातें सही है, दोनों व्याख्या है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी है, ठीक है ना, क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। ये भी बातें हैं, और ध्यान देना आपका उत्तर इसमें क्या सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे ले चलते हैं। पूछा गया है कि संघीय शासन व्यवस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। संघीय शासन व्यवस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, कौन कौन। देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, बिल्कुल संघीय शासन व्यवस्था के ये उद्देश्य हैं, ठीक है ना, कि देश की एकता की सुरक्षा किया जाए और उसे बढ़ावा दिया जाए, बिल्कुल बात सही है। क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान नहीं करना, ओहो ओहो क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। संघीय शासन व्यवस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, पहला है देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है। और क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान नहीं करना, ये तो नहीं है भाई, ध्यान देना, क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना भी इसका उद्देश्य है। तो और इसमें दूसरे विकल्प में दे रहे हैं क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान नहीं करना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये उत्तर तो गलत हो जाएगा, यानी दूसरा कथन गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। कहाँ है आपका विकल्प, पहले में दे रहे हैं दोनों सही है, दूसरे में दे रहे हैं दोनों गलत है, और तीसरे में दे रहे हैं ये सही, एक पहला सही है और दूसरा गलत है, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। यही आपका उत्तर होगा, कौन, सी वाला आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे ले चलते हैं। आपको पूछा गया न्यायमूर्ति बी रामास्वामी पर जब दोषारोपण प्रस्ताव लाया गया था, तब वे डॉट डॉट के मुख्य न्यायाधीश पद पर आसीन थे। मद्रास उच्च न्यायालय, पंजाब उच्च न्यायालय और भारतीय उच्चतम न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, डीएसएसबी में पूछा है। तो ये देखो बी रामास्वामी पर जब जो है दोषारोपण प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है ना, महाभियोग जैसी प्रक्रिया इन पर लाया गया था, उस समय ये पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो हरियाणा नहीं दिया, पंजाब केवल दे दिया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि उस समय ये पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। और एक बात ध्यान रखना, यही पहले न्यायाधीश हैं भारत में जिनके खिलाफ महाभियोग जैसा प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि पारित नहीं हो सका, ये बात अलग है, लेकिन ये पहले ऐसे न्यायाधीश हैं जिनके खिलाफ यह प्रस्ताव लाया गया है, और जिस समय लाया गया था उस समय वे पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। आइए आगे ले चलते हैं। आपको क्या पूछा गया है, ये देखो, इनमें से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। कहाँ दिया गया, 218, 217, 214, 227, डीएसएसबी में पूछे, टीजीटी में। ये देखो
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 इसका उत्तर हो जाएगा, आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। ये देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन ध्यान देना, अभी तक भारत में कुल टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं, और जबकि अनुच्छेद 214 कह रहा है भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। और जबकि आप जान रहे हो भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जब अनुच्छेद 214 कह रहा है कि भारत में प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, इस हिसाब से भारत में जितने राज्य हैं उतने उच्च न्यायालय होने चाहिए। लेकिन भारत में अभी तक कुल क्या है, 25 उच्च न्यायालय हैं। तो ध्यान देना, ऐसा क्यों हो जा रहा है कि अनुच्छेद 214 में तो कहा गया भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन आगे अनुच्छेद 231 में कह दिया गया है कि संसद विधि बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। तो जिस राज्य के पास नहीं है उसको किसी राज्य के उच्च न्यायालय से अटैच कर दिया गया है। तो आपसे पूछा है किस अनुच्छेद में उल्लेख है प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, तो ये उल्लेख किसमें है, 214 में है। आगे ले चलते हैं, भारत की न्यायपालिका के विषय में इसमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। अनुच्छेद 122 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के साथ मुख्य न्यायाधीश एवं 7 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ये बात 122 में नहीं है, ये आपका पहला कथन गलत है। दूसरा है, मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर किसी भी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहेगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना, 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो इनमें पहले पूरा हो जाए तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल है। और चौथा, भारत के सुप्रीम कोर्ट विधायिका एवं कार्यकारिणी दोनों के प्रभाव से मुक्त है, बिल्कुल बात सही है, ठीक है ना। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, पहले में दिए हैं 1 और 2, तो 1 शामिल कर लिए, नहीं होगा। तीसरे में 1 और 3, ये भी नहीं होगा। और चौथे में 1 और 4, ये भी नहीं होगा। आपका क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे ले चलते हैं, पूछा गया है किसी राज्य में हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसके परामर्श से किया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के किसी राज्य में हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करना है, तो हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल और संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। तो पहले में दिया मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, केवल उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से। तीसरे में दिया राज्य के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल की सलाह पर। चौथे में भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल एवं हाई कोर्ट के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। भूतपूर्व लगा दिया है, तो इसलिए डी वाला नहीं सही होगा। सबसे सही विकल्प इसमें आपको सी मिल रहा है, तो इस प्रश्न के उत्तर में आपका विकल्प सी हो जाएगा। वैसे जान रहे हो ना कि हाई कोर्ट के जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है क्या पूछा है, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति कैसे करता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल और संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। ये देखो कि राज्य के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल की सलाह दिया गया है, ठीक है ना। तो ये उत्तर सही हो जाएगा। अगर इस विकल्प में भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश दिया होता या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दे दिया होता तो आपका उत्तर हम यह लगवाते, लेकिन अब भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश दिया है, इसलिए इस प्रश्न में सही उत्तर हमको ये मिल रहा है। हम आपको इसको लगाने की सलाह दे रहे हैं, यही उत्तर सही हो जाएगा। आगे ले चलिए, पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय विधायिका के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है और देश में किसी भी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को संवैधानिक वैधता निर्धारित कर सकता है जब भी इसे चुनौती दी जाती है। इसे कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, एकीकृत न्यायपालिका, संरक्षक और न्यायिक समीक्षा महाभियोग। डीएसएसबी में पूछा है, इसको क्या कहा जाएगा, न्यायिक समीक्षा ज्यूडिशियल रिव्यू, ठीक है ना, न्यायिक समीक्षा ज्यूडिशियल रिव्यू। देखना,
ज्युडिशियल रिव्यू की व्यवस्था कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा है क्या? न्यायिक समीक्षा एक प्रोसेस का नाम है, एक प्रक्रिया का नाम है, जिसके तहत न्यायपालिका यह देखती है कि संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून या सरकार द्वारा दिया गया कोई आदेश या निर्देश कहीं संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा है। अगर कर रहा होता है तो न्यायपालिका कानून के उतने भाग को या सरकार के उतने आदेश या निर्देश को अवैध या शून्य घोषित कर देती है। इसी प्रक्रिया को संवैधानिक टर्म में न्यायिक पुनरावलोकन या ज्युडिशियल रिव्यू के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? तो न्यायिक समीक्षा हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। यानी न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनर्विलोकन, ये सब की इंग्लिश क्या है? ज्युडिशियल रिव्यू है। और ध्यान देना, ये व्यवस्था कहाँ है? अमेरिका और भारत में। एक आगे ले चलते हैं। पूछा गया है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के प्रावधान से संबंधित है? उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के प्रावधान से संबंधित अनुच्छेद 392, 393, 378, 376 तो किससे संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद? 376 संबंधित है। इसमें कहा गया आज़ादी के बाद से जो न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन, ठीक है ना, यथोचित मिलता रहेगा, ऐसी बात न्यायाधीशों के प्रावधान से अनुच्छेद कौन जुड़ा हुआ है? 376 जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं। ठीक है ना? उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति ... करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, महान्यायवादी करते हैं, मुख्य न्यायमूर्ति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? तो ध्यान देना, उच्चतम न्यायालय के जो अधिकारी और सेवक हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। आपका उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री जाके उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करेंगे। अब महान्यायवादी क्या है? महान्यायवादी, इसका प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 76 में है। ये क्या है? ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी या कानूनी अधिकारी है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी को वही पारिश्रमिक मिलता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रहता है। महान्यायवादी ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त करता है जिसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष हो। और ध्यान देना, भारत का राष्ट्रपति ये क्या है? ये राष्ट्र का मालिक है। ठीक है ना? कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है। राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है। और ये देखो, प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री क्या है? कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है। ठीक है ना? प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75(1) के तहत राष्ट्रपति करता है। ठीक है ना? तो ध्यान देना, आपका क्या हो जाएगा? सी विकल्प सही हो जाएगा। आपको आगे ले चलते हैं। ये देखो, पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद से पता चलता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित सभी कानून सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होंगे। ये संविधान के किस अनुच्छेद से पता चलता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित कानून सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होंगे? 127 में, 124 में, 134 में, 141 में। यही आपका 141 उत्तर सही हो जाएगा। 141। देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 से पता चलता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित सभी कानून उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित कानून सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा। हालांकि अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है एक अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्णय व कार्यवाही एक लिखित साक्ष्य के रूप में सुरक्षित होते हैं, जो कि भारत राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर है, यानी मानना बाध्यकारी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना के लिए, अपनी अवहेलना के लिए दंड देने का अधिकार है, इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। तो ध्यान देना, आपके इस प्रश्न में उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे ले चलते हैं। आपको पूछा गया है संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय होने का अधिकार देता है? अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं।
ये कहाँ पूछा गया? आपका टीजीटी में, एनबीएस में पूछा गया है, ठीक है ना। तो पूछा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 125। ध्यान देना, कौन सा अनुच्छेद देगा? अनुच्छेद 129 देगा। आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आपको बताया ना कि अनुच्छेद 129 के तहत, ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है, और अनुच्छेद 215 के अंतर्गत हाई कोर्ट जो है अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्णय व कार्यवाही एक लिखित साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखे रहते हैं, जो कि भारत राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर हैं, मानना बाध्यकारी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। और तो ये अभिलेख न्यायालय के रूप में सुप्रीम कोर्ट कार्य करता है अनुच्छेद 129 के तहत। और ध्यान देना, अनुच्छेद 215 के अंतर्गत हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है, लेकिन हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि हाई कोर्ट को भी अपनी अवमानना के लिए, अपनी अवहेलना के लिए दंड देने का अधिकार है, इसलिए हाई कोर्ट को भी अभिलेख न्यायालय कह दिया जाता है, जबकि अन्य अभिलेखीय अधिकार प्राप्त नहीं है हाई कोर्ट को। तो ध्यान देना, 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है, और 215 के तहत हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। अब देखिए, यह अध्याय यहाँ समाप्त हो रहा है, ठीक है ना। अगला अध्याय हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं 10 बजे। जय हिंद, जय भारत।